और ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। हिंदुस्तान के प्रधान आज विश्व के सुल्तान बन चुके हैं। दुनिया मान चुकी है कि मोदी के मैनेजमेंट के आगे कोई नहीं टिक सकता। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी ने, मॉर्निंग कंसल्ट ने यह माना कि मोदी की रेटिंग सुपर्ब है, हाई है। एजेंसी ने जब रेटिंग जारी की तो विपक्ष बिल्कुल खामोश सा हो गया। न चीन, न अमेरिका, न ब्रिटेन, दुनिया के दिग्गजों को पछाड़कर मोदी ने बता दिया कि कोई नहीं है टक्कर में। आज हम बताएंगे वर्ल्ड लीडर मोदी पर भरोसे की वजह क्या है। मेहमानों के जरिए यह जानने की कोशिश भी करेंगे कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों विपक्ष लगातार हमलावर है। और साथ ही आज बात वैक्सीनेशन पर भी होगी, क्योंकि वैक्सीन पर सियासत ये तो ठीक नहीं है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। इंटरनेशनल सर्वे में मोदी बने बेताज बादशाह। दुनिया ने माना वर्ल्ड लीडर हैं नरेंद्र मोदी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सबसे आगे निकले नरेंद्र मोदी। अमेरिकी एजेंसी ने मोदी को दी हाईएस्ट रेटिंग। 75% लोगों ने माना मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। ये एक डेटा इंटेलिजेंस कंसल्टेंसी है। ये डेटा इंटेलिजेंस एजेंसी जो ये बताती है कि डेटा जो तमाम जगहों से रियल टाइम डेटा हासिल हो रहा है वो क्या इंडिकेट करता है। ये लोगों के लिए वो सर्वेज भी कराती है जो टेलर मेड होते हैं। मसलन ये कि अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मामले में आप ये समझ पाएं कि क्या सेंटीमेंट चल रहा है बाजार में, विश्व में, तो आप वो पता कर सकते हैं। और इस हिसाब से जब पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की बात आई, पॉलिटिकल डेटा, रियल टाइम डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तमाम वर्ल्ड लीडर्स के मुकाबले अपने देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। इस हिसाब से उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा। उनको 75% लोग अप्रूव करते हैं, 20% लोग उन्हें खारिज करते हैं। और इस तरीके से जो सैंपल साइज लिया गया था उसके हिसाब से उनकी रेटिंग 55%। हालांकि इसमें 2 से 3% की एरर की गुंजाइश भी लेकर चला जाता है, लेकिन यही सब पर एप्लीकेबल था, उन सभी लीडर्स पर, 13 देशों के लीडर्स पर जो इसमें साथ में रखे गए थे। लेकिन उन सबसे ऊपर रेटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। IIM कितने महत्वपूर्ण है, इस बारे में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि असल में प्रबंधन के गुर हमको डे टू डे बेसिस पे की जाने वाली चीजों से भी सीखने चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का काम कोरोना के समय देश में प्रबंधन का काम जैसे हुआ है, वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसकी स्टडी होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, रोहित चहल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रोफेसर गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ चर्चा में, मौलाना हजीक खान हमारे साथ जुड़ेंगे, महासचिव इमाम एसोसिएशन। लेकिन सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि कौन कौन वो लोग थे जो साथ में मुकाबिल थे, किनके साथ ये देखा गया है कि अपने देश में किन किन नेताओं की क्या अप्रूवल रेटिंग है। और उस हिसाब से आप देखिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए भी। वर्ल्ड लीडर मोदी, कैसे यह किया गया। मॉर्निंग कंसल्ट, यहां जो आपको दिखाई दे रहा था लोगो और एजेंसी का नाम, असल में वो रियल टाइम डेटा लेकर तमाम जगहों पर सैंपल साइज लिया जाता है और उस सैंपल साइज के आधार पर उन देशों में यह देखा जाता है कि वहां के इलेक्शंस, इलेक्टेड लीडर्स और उसके बाद इश्यूज, इन मामलों में लोगों का कहना क्या है और उसके हिसाब से वीकली रेटिंग्स जारी की जाती हैं। और उसमें आप देखिए नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर दिखाई दे रहे हैं। वाकई जिस तरीके का प्रबंधन दिखाई दिया है कोरोना में, बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हुई हैं, उसका श्रेय क्यों लिया जाना चाहिए। लेकिन जब शीर्ष में बैठे हुए व्यक्ति को आप हर एक चीज के लिए जिम्मेदार बताते हैं तो फिर हर एक चीज के लिए वो जिम्मेदार होता है। उनके लिए भी जिनको आपको लगता है स्वतः स्फूर्त हो रही है। जरा देखिए, 13 देश थे, 13 देश के नेताओं की रेटिंग्स। इसमें कौन कौन से देश थे वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, लगातार आप देख रहे हैं ये वो देश हैं जो विकसित देश हैं। ये वो देश हैं जहां के लीडर्स, जाहिर है जब कंपेयर किया जाता है तो कई बार ये लग सकता है कि ये कद के हिसाब से, उनके ऑरा के हिसाब से, उनके इर्द गिर्द जो चीजें मार्केटिंग, ब्रांडिंग के हिसाब से होती हैं उससे आगे, कहीं आगे हैं। लेकिन आप देखिए, जब लोगों से यह पूछा गया कि आप किसको मानते हैं कि वो अपने देश में सबसे ज्यादा स्वीकार्य नेता हैं, और तब यह दिखाई देता है कि वर्ल्ड लीडर के तौर पर इस
त्रासदी के दौर में, इस कोरोना काल में, उस साल जिससे बुरा साल इस समय जीवित लोगों ने नहीं देखा होगा, तब सबसे ज्यादा भरोसे का चेहरा कौन दिखाई देता है, सबसे ज्यादा अप्रूवल्स किसको मिलते हैं, वो रेटिंग्स यहां दिखाती हैं। आप देखिए यहां पे कौन कौन से देश शामिल थे। ये तमाम देश जिनका डंका बजता है, ये तमाम देश जो उपलब्धियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ये ऑस्ट्रेलिया हो, इनको मिला और फिर वहां के लीडर्स, जाहिर है जितना विकसित देश, जितना शक्तिशाली वहां का ऑपरेटस, वहां का सिस्टम, उतना आसान वहां के लीडर के लिए काम करना। लेकिन आपदा में अवसर की बात करने वाले नरेंद्र मोदी, सिस्टम कैसा भी हो, ऑपरेटस कैसा भी हो, लेकिन जो काम उन्होंने किया है, उनकी सदारत में हिंदुस्तान ने किया है, वो दिखाई देता है कि लोगों से अलग है। और वही ये रेटिंग्स भी दिखाती हैं। ये मॉर्निंग कंसल्ट उन एजेंसीज में से एक मानी जाती है जो सबसे क्रेडिबल एजेंसीज हैं। आप देखिए ये है रेटिंग्स, अप्रूवल रेटिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग है 55%। क्यों? क्योंकि इनको 100 में से 75 लोगों ने इनको स्वीकारा, 20 लोगों ने इनको खारिज किया। 5 लोगों के बारे में क्या है, वो एरर ऑफ मार्जिन के साथ अलग रख दिया जाता है। यहां 55% अप्रूवल रेटिंग्स। प्रतिनिधित्व यहां साथ में ये भी देखते जाइए कि कितने बड़े पॉपुलेशन वाली कंट्री का वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यहां आपको यह भी समझने में आसानी होगी कि कितने पेचीदा मुद्दे होते होंगे। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे देश से ज्यादा डाइवर्सिटी, हमारे देश से ज्यादा चैलेंजेस कम ही देशों के सामने होते हैं, बल्कि ना के बराबर दूसरे देश हैं। वहां देखें आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए नरेंद्र मोदी की आप अप्रूवल रेटिंग्स देखें। यहां एंजेला मार्केल की आप अप्रूवल रेटिंग्स देख रहे हैं, जो कि जर्मनी के चांसलर हैं। और यहां तक कि आप ये समझिए कि बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन में नेगेटिव, ये इसको प्लीज रोटेट करते रहिए एक के बाद एक, दिखाइए इसमें अगली रेटिंग दिखाइए। ये आप देख रहे हैं इमैनुअल मैक्रो को देख रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति, उम्र 42 साल, 25% नेगेटिव चल रहे हैं। ये नेता जिनके नाम का डंका बजता है, जो उन देशों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिनमें चीजें कदरन वैसे ही आसान हैं, वहां देख रहे हैं नेगेटिव रेटिंग्स। और यहां देख रहे हैं तमाम चैलेंजेस के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंने आपको दिखाया था, वहां 55% स्टैगरिंग हाई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि न सिर्फ मुकाबले में आगे हैं, बल्कि दूर दूर तक और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसके मायने क्या हैं? क्या ये रेटिंग्स ये दिखाती हैं कि गवर्नेंस के मामले में वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो किया है जो बाकी वर्ल्ड लीडर्स नहीं कर पाए हैं? क्या ये भी कि उनके मैनेजमेंट से, उनके गवर्नेंस से, उनके फंक्शनिंग के तरीके से बाकी वर्ल्ड लीडर्स भी कुछ सीख सकते हैं क्या? इन रेटिंग्स के मायने क्या है? खासतौर से तब जब ये कहा जा रहा हो कि हिंदुस्तान इन दिनों इकोनॉमी के लिहाज से उतना बेहतर नहीं कर रहा है, तब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड इस समय इकोनॉमी क्या कर रही है। जब ये कहा जाता है कि जब पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे किया जाता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि कुपोषण के हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है हिंदुस्तान में। जब ये कहा जाता है कि गवर्नेंस के मामले में कहाँ है हिंदुस्तान, तो ये कहा जाता है पहले से नीचे आ गया। प्रेस की फ्रीडम के मामले में कहा जाता है पहले से नीचे आ गया। करप्शन के लिहाज से स्थितियां पहले से कहा जाता है कि खराब हुई हैं। ये जो बातें होती हैं, इस सब के बीच, इस सब के बरक्स कैसे देखा जाना चाहिए इस उपलब्धि को? ये उपलब्धि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है, बल्कि ये ठप्पा है हमारे देश पर भी कि हमारा देश जग से मोर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। लेकिन इसको दोनों ही तरीकों से देखना पड़ेगा, इसके क्रिटिक्स को भी सुनना पड़ेगा और इस उपलब्धि को उपलब्धि के तौर पर मानते हुए आगे भी बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उस समय जब हम क्रिटिसिज्म को सुनेंगे तो हम उम्मीद ये करेंगे कि क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव हो, सिर्फ वो क्रिटिसिज्म नहीं जो सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए किया जाता है। आइए अपने मेहमानों की तरफ चलूं और सबसे पहले तो मैं ये देखूं रोहित चहल के पास चलते हुए कि रोहित, ये अच्छी बात है, सबके लिए उपलब्धि है, आपको भी बधाई। लेकिन किन जगहों पर आपको लगता है कि हमको इस समय भी वो बातें नहीं बिसरानी चाहिए? दिनेश जी, बिल्कुल आपको भी बधाई, पूरे देश को बधाई। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधान हैं, आज वो विश्व के सुल्तान हैं और एक भारत को जिस तरीके से परम वैभव पे ले जाने के लिए, भारत को एक शक्तिशाली रूप, देश को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है और लगातार पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना है। और आज ये सिर्फ रेटिंग की बात नहीं है, आज 55% रेटिंग के बाद मोदी सबसे ऊपर हैं और वो विकसित देश जो हैं, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे वो फ्रांस के हों, चाहे यूके के प्रधानमंत्री हो, चाहे चांसलर हो जर्मनी, सब
सबको पीछे छोड़ दिया है। तो अपने आप में बताता है। और आपको पिछले दिनों में याद होगा, चाहे वो सियोल पीस प्राइज की बात हो, चाहे रशिया का सबसे बड़ा ऑनर अवार्ड मिला हो, चाहे अफगानिस्तान का अवार्ड हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे इधर मालदीव्स हो, उन सब ने मोदी जी को अवार्ड दिए, सबसे बड़े अपने जो अवार्ड थे उनको उससे सम्मानित किया। तो वो सम्मान जो मोदी जी का सम्मान तो था, लेकिन वो देश का सम्मान था। आज भारत का पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और उसका कारण क्या है? लगातार मोदी जी जो भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारतवासियों के लिए, देश के लिए। ये बात तो मैंने दोहराई ही रोहित, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसको और किन चीजों के साथ देखा जाना चाहिए। ये बात तो ठीक है, उपलब्धि है ये। मैं प्रोफेसर गीता के पास जाना चाहता हूं। जी गीता जी, आपने इनको, आ रहा हूं रोहित, मैं आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं आपके पास, एक राउंड सबके पास खोलूं मैं। गीता जी, आपके हिसाब से आप कैसे देख रही हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, ये रेटिंग्स, आपका नजरिया? प्रोफेसर गीता भट्ट, सवाल आपसे। ठीक है, आवाज नहीं जा रही है उनको। समाजवादी पार्टी, क्या आपको डिलेड आवाज जाएगी? आवाज ठीक से नहीं आ रही है, पर जो मैं समझ पाई आपका, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पिछले 6 वर्षों से जो जितनी भी चुनौतियां आई देश के समक्ष, उसमें उन्होंने सर्वप्रथम देश और भारत की जनता को रखा। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कि कहीं ना कहीं जो राजनीति की परिभाषा है, जो सत्ता से सेवा का जो उसे रूप दिया, और जो उसकी परिभाषा ही बिल्कुल बदल दी। जो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं, और यह उन्होंने इसको चरितार्थ किया है। सिर्फ शब्दों में नहीं, उन्होंने उसी प्रकार अपने कार्य को करके दिखाया। और इतनी विषम कोविड की परिस्थितियों में, जहां की विपक्ष बार बार जो है उनको, चाहे कोविड को लेकर, चाहे आर्थिक चुनौतियों को लेकर, चाहे रिफॉर्म्स को लेकर, जिस प्रकार से कुठाराघात करता रहा है, देश की जनता में जो उनके प्रति जिस प्रकार का आदर है और जो उनके लिए एक्सेप्टेंस है, वह अगर किसी देश का कोई सर्वे हुआ होता तो उस पर भी लोग प्रश्न चिन्ह लगाते। लेकिन यह एक बॉडी जो, जैसा अभी आपने बताया, बहुत सारे लोग लेकिन ये भी कह रहे हैं, और अब मैं आशुतोष के पास जाने वाला हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास प्रोफेसर गीता, और मैं अपनी टेक्निकल टीम से ये भी कहूंगा कि आपको आवाज सुचारू पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। लेकिन मैं इस समय आशुतोष के पास भी जाना चाहता हूं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसान आंदोलन ना हो रहा होता, क्योंकि जिन तमाम चीजों को कंसीडर किया गया है, जिन तमाम चीजों पर लोगों से बात की गई है और जिसके आधार पर यह डेटा रियल टाइम दिखाया गया, उसमें यह कहा जाता है कि अगर ये किसान आंदोलन नहीं हो रहा होता तो ये रेटिंग और बेहतर हो सकती थी। आशुतोष। नमस्कार दिनेश जी। सबसे पहली बात तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहीं भी रिकॉग्निशन मिल रही है तो उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए सबको साधुवाद। बट बड़ा अचरज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये डाटा इंटेलिजेंस एजेंसी जो आपने बड़े बड़े नाम लिए हैं, ये कौन सी रेटिंग है और किस रेटिंग के आधार पे दिया जा रहा है, ये तो कहीं इसका कोई वो नहीं है। बट ठीक है, आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री की बात है। इसमें भी बड़ा अजीब सा लगता है कि जिस समय पूरा विश्व कोविड में परेशान है, उस समय ये कौन है डाटा इंटेलिजेंस एजेंसी की बात कर रहा है। और अभी अपने वक्तव्य में आपने खुद ही कहा कि इकोनॉमी की हालत सबसे खराब पे चल रही है, पॉलिटिकल बड़ी हालत खराब है, किसान 30-35 दिन से वहाँ पड़ा हुआ है, मर रहा है। लेकिन जो है हमारे मोदी साहब की रैंकिंग वर्ल्ड में अच्छी बात है, ये तरीके अच्छे होते हैं। और मुझे लग रहा है कि चहल साहब की जरूरत ही नहीं थी, जिस तरीके से आपने प्रोग्राम को शुरुआत की थी कि विश्व के लीडर और दुनिया के लीडर। तो देश का नाम सुनने के मामले में तो अच्छा लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा एग्जैजरेशन हो रहा है। और ऐसे डाटा इंटेलिजेंस जो हैं, ये कमरों में बैठ के ना निकालें, कम से कम हकीकत से रूबरू हो कि देश की स्थिति इस समय कौन है, क्या है। और ऐसी रेटिंग्स रोज निकलती रहती है। मैं ये भी आशुतोष आपको, आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा मॉर्निंग कंसल्ट के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वो प्लीज कर लीजिएगा। क्या है ना, ये जानकारियां रखनी चाहिए, तो फिर उस समय आपको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी का भोंपू बन रहा हूं या लाउड स्पीकर बन रहा हूं। मैं किसी का, मैंने सिर्फ नहीं, आशुतोष मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं सुनो, मैं मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं, मैं पूरे होश में करता हूं सर, मैं अफीम खा के नहीं करता हूं, मुझे पूरा याद रहता है मैंने क्या क्या कहा है। आशुतोष जी एक सेकंड, आशुतोष जी पूरी बात सुनिए मेरी, आशुतोष जी मेरी पूरी बात सुनिए पहले आप, उसके बाद आप कहिएगा आपको जो कहना है। मैंने वो कहा है जो मॉर्निंग कंसल्ट ने बताया है। मॉर्निंग कंसल्ट क्या है ये आप जाके गूगल में पढ़ लीजिएगा, और ये भी देख लीजिएगा कि ठीक है, मुझे तो आप ये कह सकते हैं कि मैं आपके हिसाब से किसी एक वजह से ऐसा कह रहा हो सकता हूं,
मॉर्निंग कंसल्ट के ऊपर क्या दबाव होगा जरा ये भी सोचिएगा और फिर मुझे बताइएगा। लेकिन आप इस पूर्वाग्रह से बाहर निकले तब तक मैं अतीकुर रहमान साहब के पास जाता हूं। अतीकुर रहमान साहब, ये क्या सब कुछ स्टेज मैनेज्ड है क्या? मॉर्निंग कंसल्ट तक पहुंच हो गई है? ये जो इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ये वहां तक होने लगा है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, कोई भी फॉरेन एजेंसी अगर इस तरह की कोई बात करती है और हम उस पर यकीन करते हैं, तो कल अगर यही फॉरेन एजेंसी ये कहेगी आपसे कि हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो क्या आप मानेंगे? आप तुरंत उसको खारिज कर देंगे। इसीलिए मैं इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री की अगर पॉपुलैरिटी उन्होंने उजागर की है, तो मैं समझता हूं वो सारे नेगेटिव पैरामीटर्स उन्होंने अपने हाथ में लिए होंगे। सबसे पहला नेगेटिव एस्पेक्ट उन्होंने लिया होगा कि कौन सा ऐसा लीडर है जो देश की सभ्यता को खराब होते हुए अपनी नजरों के तले अपनी लीडरशिप के अंदर पनपने देता हो। दूसरा पैरामीटर होगा, कौन सा ऐसा लीडर है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को अपने मुल्क के तबाह होते हुए अपनी गवर्नमेंट के अंदर देखता होगा और उसको पूरी तरह से बर्दाश्त करता होगा। तीसरा पैरामीटर ये होगा, कौन सा ऐसा लीडर है जो कि ऑपोजिशन को कहता हो कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करके दिखाएंगे। कौन सा ऐसा लीडर है जो सारी माइनॉरिटीज राइट्स को कुचल कर और सीना जवाब ले लेगा इसका की छाती दिखाता होगा। ये पैरामीटर्स अगर हैं तो मैं समझता हूं मोदी जी से बड़ा कोई लीडर इस दुनिया में नहीं है। चलिए रोहित चहल। देखिए दिनेश जी, मैं अभी आशुतोष जी को सुन रहा था। आशुतोष जी कह रहे थे कहाँ से डाटा, देखिए इनका डाटा और सब इनका आटा सब यूपी की जनता ने इनको साफ करा जब वो बता दिया कि किस डाटा की बात कर रहे हैं। डाटा ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, वर्ल्ड की बात तो छोड़ दीजिए। सर आपकी दुकानें बंद कर दी, आपकी भाभी जी डिम्पल जी हार गई चुनाव, लोक विधानसभा के अंदर सुपड़ा साहब हुआ, लोकसभा के अंदर भी। तो पहले तो आप देश की बात कर लीजिए, तो देश में भी आपके पास कुछ नहीं है, टूटी आप लगे में और कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगाएंगे। सर आपकी जो सोच है वो अपने आप में बताती है। आज आपको वैक्सीन पे भी आपने सवाल उठा दिया। और जहां तक अतीकुर रहमान जी की बात है, अतीकुर रहमान जी को तो आप जानते ही हैं, अतीकुर रहमान जी को तो तकलीफ जायज़ है। इनकी तकलीफ तो जहां से जब इनको जब ये पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे तो इनको तकलीफ होगी। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अगर कुछ होता तो इनको बड़ी खुशी होती है, प्रधानमंत्री। अरे भैया, देश का सम्मान बढ़ा है, प्रधान सेवक का सम्मान बढ़ा है, देश की सेवा कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी लगातार सेवा देश की करने में लगे हुए, आज गरीब को आवास पहुंचाने का, गरीब के सर पे छत लाए हैं, मां के आंसू पहुंचने का काम एलपीजी सिलेंडर देके किया है मोदी जी ने, शौचालय बनाकर मां को सम्मान देने का काम किया है मोदी जी ने, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के तहत उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। अरे आप क्या जाने सर, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपनी धर्म की अपनी दुकान चलानी है, आप सबकी दुकानें बंद हो गई हैं। आपको जो पैसा आता था विदेशों से उस पर जरूर रोक लग गई है, जो एनजीओ की फंडिंग होती थी उस पर जरूर रोक लग गई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि माइनॉरिटीज के हिसाब से अभी 2 दिन पहले वहां पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने की जो घटना हुई है, या इस तरह की तमाम घटनाएं जम जाएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की चीजों को शुमार करके और उसके हिसाब से एक रेटिंग जारी किया जाना चाहिए। बहरहाल मैं पहले हजीक खान साहब के पास जाऊं। हजीक खान साहब, आपका नजरिया रेटिंग्स पर। देखिए, ग्रेटिंग जो की है वो एजेंसी जो है बाहर की एजेंसी है। अगर जैसे आप बाहर की एजेंसियों को ये मानते हैं कि वो सत्य करते हैं, तो हम बाकी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं और ये बात मानेंगे कि उनकी रेटिंग बढ़ी है। लेकिन देश के अंदर जो नज़र आ रहा है, और देश का जो बुद्धिजीवी है और देश के जो अच्छे लोग हैं और जो इसके समझदार लोग हैं वो परेशान हैं कि आज के किसान परेशान है, बेरोज़गार परेशान है, लोगों का रोज़गार छिन गया, 10-12 करोड़ लोगों की सर्विसें चली गई, जिनके जॉब चले गए वो लोग परेशान हैं। कारोबार जीएसटी जब लाए तो जीएसटी के एतबार से स्मॉल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। फिर रैंकिंग अगर बढ़ रही है प्रधानमंत्री, तो वाकई सम्मान के लायक है हमारे देश के प्रधानमंत्री। और अगर अमेरिका की एक एजेंसी की बात कर दें कि जिसने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा है, तो फिर वो एजेंसी भी ठीक कह रही होंगी कि उन्होंने ये कहा है कि भारत के अंदर रहने वाले माइनॉरिटी और भारत के रहने वाले किसान, भारत में रहने वाले मजदूर परेशान हैं। तो वो भी आपका अपना ये देखिए एक चीज एक बात होती है हजीक साहब, और अगली बार आऊंगा तो आपसे पूछूंगा मैं। देखिए, कोई चीज मतलब अभी मैं आपको ये कहने लगूं कि देखिए अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, तो जाहिर है आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। ये जरूर हो सकता है कि मैं आपको शाम को 6:30 के बजाय 7 बता दूं या 8 बता दूं, तो हो सकता है कि उसके आसपास चीजें
आप मान लें। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दिन को रात बता दूं, रात को दिन बता दूं और वो आपको महसूस भी होने लगे। देखिए, माइनॉरिटीज के हिसाब से, किसानों के हिसाब से हमारे देश के हालात, हमारे पड़ोस में देख लीजिए, माइनॉरिटीज के हिसाब से, माइनॉरिटी, जिस माइनॉरिटी का तसव्वुर लेके माइनॉरिटी के हिंदुस्तान में बात की जाती है, उसके हिसाब से देख लीजिए। और फिर रेटिंग क्या कह रही है वो भी आप देख लीजिए। अब मैं रोहित चहल का इशारा काफी देर से देख रहा हूं, लेकिन एक अहम खबर, नहीं आ रहा हूं रोहित, आ रहा हूं मैं, बाकी सबसे बात कर रहा हूं, आपसे भी कर रहा हूं, आपसे भी कर रहा हूं, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मोदी के इंटरनेशनल छवि की भारत में चर्चा है। नड्डा से लेकर जावड़ेकर से लेकर योगी, सब ने कहा है कि यह गर्व की बात है। चुनौतीपूर्ण साल में भी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान मिला है और सर्वे में मोदी के मैनेजमेंट को अमेरिकी एजेंसी ने माना है। WHO ने भी मोदी के सम्मान की तारीफ की है। भारत के लिए गौरव का विषय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 55% आया है। मोदी जी की लोकप्रियता, और सबसे विशेष बात है कि पिछले 6 साल दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है या बढ़ रही है। 6 साल, इट्स अ रेयर फिनोमिना। लेकिन क्या वाकई हमारे मुल्क ने सबसे बड़ा चैलेंज कोविड, क्या उसको दूसरों के मुकाबले, एब्सोल्यूशन में कोई चीज नहीं होती, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे, ठीक है एक मॉडल ताइवान का भी है, लेकिन अगर आप देखें तो मोटे तौर पर क्या हमने अच्छा काम नहीं किया है, क्या हमारी एजेंसीज ने अच्छा काम नहीं किया है? चैलेंज के जो बड़े बड़े पैरामीटर्स हैं उसमें क्या गवर्नेंस के हिसाब से ठीक काम नहीं हुए हैं क्या? और आपको महसूस क्या होता है एक सिटीजन के हिसाब से, एक वोटर के हिसाब से, आपके आसपास जो चीजें आप देखते हैं पहले के मुकाबले अभी, जाहिर है उसको बहुत अच्छा होना चाहिए एब्सोल्यूशन में, लेकिन अगर बात करेंगे तब, अगर कंपैरिजन में करेंगे तो चीजें ठीक नहीं हुई हैं क्या? अच्छा होता अगर इन नेताओं के अलावा, जिनको मैं दिखाने वाला हूं, उसके अलावा कुछ विपक्षी नेता भी यहां आकर यह बात कहते कि यह देश की उपलब्धि है। क्या देश के प्रधानमंत्री का सम्मान देश का सम्मान नहीं है? लेकिन प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं मोदी को जो स्थान मिला वो गर्व की बात है। लेकिन क्यों प्रकाश जावड़ेकर, योगी, क्यों नड्डा, इनको कहना पड़ता है? क्यों कोई विपक्ष का नेता भी आकर अपना सुर क्यों नहीं मिलाता? इसमें देश के विकास के लिए उनका निश्चित विजन है, विजन के लिए कार्यक्रम बनाते हैं और उसका क्रियान्वयन सफल रहता है, ये कहा है प्रकाश जावड़ेकर ने। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं प्रधानमंत्री का दिल से अभिनंदन और मोदी सरकार पर लोगों का भरोसा दिखाता है, ये जेपी नड्डा कह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये नेता बात कर रहे हैं और कोई विपक्ष का नेता, बड़ा नेता सामने आकर, हालांकि विपक्ष लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन क्या ये किसी सरकार की कामयाबी ही है, उसकी लोकप्रियता ही है कि उसके संदर्भ में आप देखते हैं कि विपक्ष सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये समझा जाना चाहिए, जैसा अभी अतीकुर रहमान साहब कह रहे थे, कि विपक्ष को लेकर किस तरीके का रवैया और नजरिया है? जनता कर रही है या गवर्नमेंट कर रही है? खारिज कौन कर रहा है किसको? जरा इस पर भी समझ लें। अब चलते हैं रोहित चहल के पास। रोहित चहल, जब आप ये देखते हैं, अभी मैंने कह दिया तो आशुतोष जी को मैं प्रवक्ता नजर आ रहा था भारतीय जनता पार्टी का जी, लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई विपक्ष का नेता, आशुतोष जी ने शुरुआत जरूर की लेकिन वो सिर्फ लिफाफा था, मजमून आपने भी देख लिया क्या था? जी देखिए दिनेश जी, मैं बस आ रहा हूं। आशुतोष जी आप पूरी बात कहिएगा, आपके मन में जो आता है कहिएगा, थोड़ा धीरज रखिए। देखिए अतीकुर रहमान जी और हाजी साहब जो है मुस्लिम समाज से आते हैं, वो माइनॉरिटी की बात लगातार प्रयास में लगे हुए, लेकिन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान, जो सऊदी अरब है, शायद सबसे बड़ा मुसलमानों का एक देश माना जाता है, क्योंकि वहां पर ऑर्डर ऑफ द अब्दुल्ला जाहिद अल साद अवार्ड दिया गया। मेरी बात का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये क्यों गिना रहे हैं? ये उपलब्धियां गिनाई नहीं है, ये रोहित चहल साहब नहीं, गलत बात। देखिए मेरा सवाल क्या है, ये उपलब्धियों की फहरिस्त तो हमने अभी प्रकाश जावड़ेकर साहब ने भी बताया ना कौन कौन से अवार्ड मिले। गजनी अमर अमुल्ला अवार्ड है, ठीक है, ये उनकी ये फोटो है। उसके बाद आप आ जाइए फिलिस्तीन का, सारे मुस्लिम देश बता रहा हूं, ये जो माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो अगर इतना ही माइनॉरिटी भारत में परेशान होता तो ये देश अवार्ड क्यों देते? सर आज दुनिया भारत को मान रही है, विपक्ष नहीं माने कोई बात नहीं, फिलिस्तीन भी मांग रहा है, आपकी इस बात पे एक सेकंड यहीं रुकिए, एक सेकंड यहीं रुकिए। हालांकि आशुतोष इसमें नाराज होंगे थोड़ा, लेकिन उन्हीं से मैं परमिशन लेके यहीं पे तुरंत इसी नोट पर बात कर लेना चाहता हूं। एक सेकंड, रोहित चहल, अतीकुर रहमान जवाब दे दीजिए कि क्या उनसे बड़े, एक सेकंड यार, अब रोहित चहल आप बोले चले जाएंगे तो मैं बात कब करूंगा? अतीकुर रहमान जी, सऊदी अरब का इनको अवार्ड देना, अमेरिका का अवार्ड देना, ये पॉलिटिक्स है। और आप सिर्फ दिनेश जी सिर्फ पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं? प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं, प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं। यहाँ पर वो भी बीच में बोलेंगे फिर।
प्लीज यहाँ पर प्रधानमंत्री का ये जो भी अचीवमेंट है, इसको अगर एंडोर्स करते रघुराम राजन जैसे लोग, अमर्त्य सेन जैसे लोग, हमारे दिग्गज वाइस चांसलर तमाम यूनिवर्सिटीज के अगर इसको एंडोर्स करते तो मैं मानने को तैयार था। यहाँ पर अपनी पीठ थपथपा तो ये पॉलिटिक्स नहीं है अतीकुर रहमान, ये पॉलिटिक्स नहीं है, नहीं नहीं हो सकता, नहीं वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो बिल्कुल वो पॉलिटिक्स नहीं हो ना ना, उनको लेकर कहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, टैगोर को लेकर भी नहीं हो रही है, अमर्त्य सेन को भी लेकर कहाँ, एकदम बिल्कुल नहीं, हम लोग पॉलिटिक्स है। ये गवर्नमेंट हाईजैक करना किसी की लेगेसी, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आशुतोष आ रहा हूं, रोहित चहल आपसे 3 बार बात हो गई है, फिर आशुतोष मुझको नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे आप प्रवक्ता भी हैं और केवल उनको मौका दे रहे हैं। हाँ आशुतोष, और क्या दो प्रवक्ताओं से लड़ना पड़ता है। हाँ बिल्कुल 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 दीजिए। हाँ चलिए, देखिए आपने बोला कि जब प्रकाश जावड़ेकर जी बोलते हैं और विपक्ष में कोई नहीं बोलता है, यही अंतर होता है, यही अंतर होता है भारतीय राजनीति में। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऐसे नेता हुआ करते थे कि विपक्ष खड़ा होकर उनका साथ देता था। अटल बिहारी वाजपेयी की बात कीजिए ना, पूरा विपक्ष साथ में खड़ा होता था उनके लिए। आप मनमोहन सिंह की बात कीजिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी खुद खड़े होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो हर समय कांग्रेस में उस समय की बात करते थे कि पुरानी सरकारों ने क्या किया, लेकिन यहाँ ढोल तो खुद ही बजाया जा रहा है और कुछ लोग ढोल बजाने के लिए रखे गए हैं। अभी आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो चहल जी हैं, इन्होंने बात को घुमा के कैसे अतीकुर रहमान जी पे हिंदू मुस्लिम डालने की कोशिश की। ऐसे प्रवक्ता सिर्फ जहर घोलने के लिए पैदा किए जाते हैं, ये तथ्यात्मक बात नहीं करते हैं। और उत्तर प्रदेश की और देश की बात कर रहे थे। नहीं आशुतोष, जो बात मैं इनसे पूछ रहा था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं आपकी बात पूरी कीजिएगा ना, मैं अपना मेरी बात भी सुन लीजिए, आप बात पूरी कर लीजिएगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे आप ही से सवाल कर रहा हूँ, किसी और के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं बस इतना सा पूछ रहा हूँ, आप महसूस क्या करते हैं इन रेटिंग से, कितनी अलग एहसासात हैं आपको? मैं महसूस क्या करता हूँ सुनिए, मैं महसूस ये करता हूँ कि भारतीय मीडिया, अभी कुछ दिन पहले आप ही का चैनल नहीं, एक चैनल और है, वैक्सीन गुरु के नाम पे हमारे मोदी जी को बना रहा था और फोटो लगा रहा था, तो क्रिटिसाइज हुए ऑल ओवर वर्ल्ड। ये 27 दिसंबर की बात है और नोट कीजिएगा, आप लोग बहुत रिसर्च करते हैं। 27 दिसंबर के दिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1,90,00,000 लोग वैक्सीनेटेड हो गए थे। ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में 60 लाख लोग उस दिन तक वैक्सीनेटेड हो चुके थे। रशिया में 44 लाख हो चुके थे। चाइना में 10 लाख हो चुके थे। कनाडा में 30,000 हो चुके थे। और इजराइल जो सबसे अच्छा दोस्त है, वहां भी 20 लाख वैक्सीनेटेड हो गए। नहीं, अब एक चीज और हमारे यहाँ वैक्सीन मैं समझ गया, आपने डेटा बहुत अच्छे से, बहुत वक्त लेकर आपने डेटा पढ़ लिया। अब ये बहुत लंबी, अब ये डेटा पूरा बताएंगे क्या? 16 देशों का पूरा बताएंगे, कहां कहां किस डेट में वैक्सीनेशन हुआ? 27 दिसंबर को मोदी जी वैक्सीन गुरु हो गए थे। तो क्या समझते हैं आज वैक्सीन आने वाली है तो वो तो देश में राज करेंगे। ये है मीडिया और पत्रकारिता 27 दिसंबर को नहीं, किस वैक्सीन, एक सेकंड इस देश का प्रधानमंत्री जिन जगहों पर वैक्सीन डेवलप करने का काम किया जा रहा है, वहां जाकर भाप रहा है। इतने बड़े पॉपुलेशन वाले डाइवर्स देश में इसको कैसे किया जाना है? इसको कि आप खड़े होकर बोलते हैं कि हिंदुस्तान का साइंटिस्ट, हिंदुस्तान का डॉक्टर जिसने देश में तहलका मचाया, उसको सलाम है, वो वैक्सीन गुरु है। तो कम से कम हम लोग भी सैल्यूट मारते। लेकिन नहीं तो क्या हमने ये नहीं कहा? ये आप अलग कर सकते हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री और डॉक्टर में कंपेयर कर सकते हैं क्या? नाम लिया आप डॉक्टर और आप दोनों को अलग क्यों कर रहे हैं? क्या उसी सिस्टम के दोनों कंपोनेंट नहीं है क्या? आप लोगों को आशुतोष, ये क्या लॉजिक दे रहे हैं आप? ये क्या लॉजिक दे रहे हैं आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना, चलिए उधर चलते हैं। कोरोना वैक्सीन पर सियासत शुरू हो गई है, अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं। अभी एक स्टेटमेंट आपने आशुतोष का सुन ही लिया, और सुनिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि नहीं लगवाऊंगा मैं। अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बीजेपी का बता दिया है। अखिलेश बोले बीजेपी पर भरोसा नहीं है। लॉजिक्स दिए जा रहे हैं, एक लॉजिक आपने आशुतोष का सुना, दूसरा लॉजिक आपने अखिलेश का भी सुन लिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते जी। अब अगर ऐसा किया जाएगा, अगर इसे बीजेपी का प्रधानमंत्री कह दिया जाएगा और बीजेपी की वैक्सीन कह दिया जाएगा, तो फिर जवाब आएंगे। ये जवाब आए, सुनिए। जवाब ये है अनुराग ठाकुर और कैलाश विजयवर्गीय। क्या कहा है उन्होंने, जरा वो भी देख लीजिए।
वैक्सीन पर सियासत, इधर आपने देख लिया नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। ये क्या जिम्मेदाराना बयान है? ये कितने लोगों पर इन्फ्लुएंस रखते हैं? इनका एक स्टेटमेंट कितना मायने रखता है? अगर कोई फ्रंट लाइन वर्कर है, अगर कोई हेल्थ केयर के लिए काम कर रहा है, अगर उसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, और अगर वो अखिलेश यादव को भी मानता है, उनसे स्नेह करता है, तो उनके स्टेटमेंट के बाद उसकी क्या मानसिकता होगी, वो क्या करेगा? इधर देखिए आप, अनुराग ठाकुर, डूबती राजनीति को बचाने के लिए यह राजनीति हो रही है। अखिलेश का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, किसी भी तरीके से इस बयान को जिम्मेदाराना कहा जा सकता है क्या? आशुतोष से मैं समझूंगा क्या लॉजिक देते हैं, जरा वो भी समझूंगा। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है वो भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले केशव मौर्य कहते हैं यूपी के लोगों को अखिलेश पर भरोसा नहीं, वैक्सीन पर सवाल उठाना वैज्ञानिकों का अपमान है। वैक्सीन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने बनाकर दे दी है क्या? क्या इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जाने चाहिए? क्या इस तरह के स्टेटमेंट इस तरह के सेंसिटिव मामलों में दिए जाने चाहिए? वो लोग जो धार्मिक आधार पर चीजों को देखते परखते और कहते हैं, उनकी तरफ से क्या क्या बयानात पिछले दिनों आए थे वो तो आपने सुने, लेकिन वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैच्योर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी तरफ से ये बयानात आने चाहिए। आशुतोष, ये जिम्मेदाराना रवैया है? देखिए, मुझे आपने मौका दिया, धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो ये देखिए, कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब नहीं बोला गया। उन्होंने बोला मैं नहीं लगवाऊंगा, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप मत लगवाइएगा। पहली चीज तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। और यही मैं कहता हूं कि मीडिया जिस तरीके से बातों को नहीं, आप ये बताइए, नहीं एक सेकंड आशुतोष जी, मीडिया क्या कर देगी? मीडिया काले को सफेद बता देगी और लोग मान लेंगे। बताइए, मीडिया सफेद को काला बता देगी और लोग मान लेंगे। अखिलेश जी का लोगों पर इन्फ्लुएंस नहीं है, उनकी चलती नहीं है, उनके कहे हुए का असर नहीं होता, उनके उठने बैठने, हाथ हिलाने, अभिवादन करने, इसका असर नहीं होता लोगों पर। या तो आप ये कह दीजिए कि उनका असर, अब वो कतई बेअसर हो चुके हैं। जो ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर की ये डूबती हुई राजनीति को चमकाने के लिए किया जा रहा है, या तो ये मान लीजिए वो पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है, ही इज अ बीटेक, वो इंजीनियर है, वो पढ़े लिखे आदमी। यही तो मुझे हैरानी हो रही है। घुमाइए नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। मीडिया बिल्कुल इसमें मैं क्या घुमा रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक बड़े नेता हैं, उनके आपकी तरीके की गोदी मीडिया से लड़ने का भी काम हमारा है। अरे गोदी में बैठ के दाढ़ी मूंडना आता है हमें आशुतोष जी। अब अगर इस पे आप उतरेंगे तो मैं फिर कहीं और चला जाऊंगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन रोहित चहल आपको जवाब देना चाहते हैं, कुछ सुन लीजिए। देखिए, आशुतोष जी के जो नेता है अखिलेश यादव जी, आज वो जो मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं। देखिए, एक वायरस है कोरोना वायरस, उस पर तो वैक्सीन असरदार है, लेकिन जो एक इनके सोच का जो वायरस है समाजवादियों का, जो अखिलेश जी की उस सोच नहीं, मुझे ये समझाइए, उन्होंने एक बात कही, मुझे हो सकता है कि मेरा नहीं, एक बात बताइए कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं नहीं लगवाऊंगा, डॉक्टरों का अपमान किया जा रहा है, ये अपमान भारतीय, ये वैक्सीन कोई भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने नहीं बनाई, ये डॉक्टर्स ने बनाई है मेहनत करके, ये वैज्ञानिकों ने बनाई है हमारे देश के, और उनका अपमान करने का फ्रंटलाइन। चलिए बाकियों की भी राय ले लेते हैं, हो सकता है मैं ही गलत सोच रहा हूं। गीता भट्ट देख रही है, आपके पास में आ रहा हूं। अगर इतने बड़े नेता ये कहते हैं मैं नहीं लगवाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं लगवाएंगे, या उनके फॉलोअर्स के लिए भी मैसेज है इसमें? दिनेश जी, देखिए, ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अखिलेश यादव जी जो उनकी जो कुंठाएं हैं, वो अपनी कुंठाओं को व्यक्त कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद समाचारों में रहने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक प्रासंगिकता है, उनकी विश्वसनीयता है, वह धीरे धीरे धूमिल हो रही है। और इसका एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी। अभी उन्होंने ये भी बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में 1000 बच्चों की जो है एन्सेफेलिस से मृत्यु हो गई है, जो कि जिसका उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया, और जबकि जो डेटा है वो बिल्कुल उसका उल्टा बता रहा है। नहीं, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप बात कुछ और बता रहे हैं। इंसेफेलाइटिस के संदर्भ में बात अलग से कर लेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चलिए मैं अतीकुर रहमान के पास जाता हूँ। अतीकुर रहमान, आशुतोष ये कह रहे हैं, उन्होंने अपने संदर्भ में कहा है मैं नहीं लगवाऊंगा, बाकियों पर कोई फोर्स नहीं है इसमें। नहीं दिनेश जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े नेता इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स इश्यू करते हैं। जहां तक के वैक्सीन का सवाल है, देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे तमाम जो पॉलिटिकल क्लास है वो एक जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बना हुआ है आज। जब तक कि आपको जिस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, आप कोई डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं है, इस तरह का एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना बहुत गलत मैसेज पहुंचाता है। और कम से कम वैक्सीन के ऊपर तो राजनीति कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है अतीकुर रहमान जी? अच्छा, ठीक है। फिर मैं जरा आगे भी चलूं, हमारे साथ बाकी इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं।
मौलाना हफीज साहब भी जुड़े हुए हैं। मौलाना हफीज साहब, ये कैसा है ये बयान, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? अखिलेश यादव का ये बयान, मैं नहीं लगवाऊंगा, बीजेपी की वो तो बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा। देखिए गौतम जी, बात यह है कि वैक्सीन इंसानों की फायदे के लिए आई है। मानवता के ऊपर बीमारी का एक पूरा प्रकोप है आसमान से, उस दवा इसलिए आई है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ रोहित चहल से कि माननीय प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि थाली बजाने से और दिया दिखाने से ये कोरोना भाग जाएगा, तो क्या वो मेडिकली बात सही थी कि एक आदमी जो बीमारी से मर रहा हो, आप उसको कोरोना को क्या आपने दिए दिखा के अंधा कर दिया और वो सुना के बहरा कर दिया क्या, जिससे कि ये जो है बीमारी खत्म हो गई? ये तो सवाल निराधार है, इसलिए मैं इसको लेकर रोहित चहल के पास नहीं जाऊंगा। कोरोना वॉरियर्स की तरफ एक सेकंड, आप कहां जा रहे हैं? जिसका जवाब दिया जा चुका है वहां पे जाके फिर से उखाड़ने, वो काम हो जाएगा जो टाइम वेस्ट करने वाला होगा। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इधर जरूर जाना चाह रहा हूं। आपने एक बात कहा, मानवता की भलाई के लिए ये वैक्सीन लाई गई है, और ये बात यहां सारे लोग कह रहे हैं कि इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए था। आशुतोष जी, कम से कम आप भी सच्चाई को स्वीकारेंगे तो जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, आपका कद और बड़ा होगा, आपकी पार्टी को और उससे गलती को गलत मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आप चाहें तो मेरे ऊपर और चिल्ला सकते हैं, मीडिया के ऊपर और गुस्सा उतार सकते हैं। मैं देखिए, चिल्ला की कोई बात मैं बोलता नहीं हूँ। और आपको यहाँ से बता दूं आपके पैनल को, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं भी दिन भर वैक्सीन लगाता हूँ। और ये मेरा पर्सनल मानना है, वैक्सीन लगनी चाहिए। वैक्सीन जो भी हो फायदे के लिए होती है। अखिलेश जी ने कब ये कह दिया जो आप लोग घुमा के वैक्सीन आप लोग मत लगवाओ? उन्होंने कहा मैं नहीं लगवाऊंगा। कोई रीजन हो सकते हैं, कोई मेडिकल रीजन हो सकता है उनका। क्या आपने जानने की कोशिश करी? क्या आप लोगों ने खाली राजनीतिक फायदे की जगह स्टंटबाजी कर दी? नहीं, ये तो क्या रीजन वो खुद बता रहे हैं, उनसे जानने की क्या? बीजेपी की वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि अरे वो खुद बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब? वहां पे डॉक्टर साहब, अब तो मुझे और भी लग रहा है कि पॉलिटिक्स में कई बार प्रोफेशनली इतने क्वालिफाइड होने के बाद भी कई चीजों को एकदम ताक पर रख दिया जाता है। एक डॉक्टर तो कम से कम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप पीडियाट्रिशियन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वैक्सीनेट करते हैं, और आप इस तरह के बयान को एंडोर्स कर सकते हैं? सर, मुझे एक बार फिर से सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है, क्या रीजन साइट किया है, सुन लीजिए। हो सकता है आपको याद ना हो, अभी आप नोटिस ना कर पाए उसे। एक बार फिर से चलाइए जरा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो मतलब अगर सरकार में आए और इधर बीजेपी वाले कहने लगे कि ये समाजवादी वैक्सीन, ये तो हम नहीं लगवाएंगे, अरे जाओ भाई, तो उस समय फिर वो जायज होगा। आप इस तरह की राजनीति को प्रश्रय दे रहे हैं क्या आशुतोष? अरे आप बात को तो सुनिए, सुनते नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगवाऊंगा। बोला कि नहीं बोला? इसका क्या मतलब है? वो वैक्सीन के अगेंस्ट नहीं है, वो वैक्सीन के अगेंस्ट नहीं है। जिस वैक्सीन को आप डॉक्टर क्यों हैं? आप ये उसके अगेंस्ट हैं, ये उसके अगेंस्ट है। आप एडवोकेट ज्यादा अच्छे हैं। आप ये बताइए, बीजेपी का वैक्सीन क्या होता है? आपको पता है, वैक्सीन आप लगाते हैं ना, बीजेपी बनाती है क्या वैक्सीन? आरएसएस बनाती है क्या वैक्सीन? कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, जिस कंपनी ने जिस देश में बनी है, वहां सर्वे हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, वहां पे 60% यूएस के लोगों ने कहा हम वैक्सीन अभी नहीं लगवाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ बोला है वी कांट फोर्स वैक्सीन ऑन एनीबॉडी। इट्स देयर। आप दो चीजों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? ये वॉलेंटरली छोड़ा गया है कि मैं वैक्सीन लगाऊंगा कि नहीं लगवाऊंगा, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। लेकिन मैं बाहर जाकर स्टेटमेंट देते हुए कहूं कि ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, इन दोनों चीजों में फर्क है। भाजपा की वैक्सीन क्या होता है सर? मुझे लगता है कि ये आप ऐसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा भाजपा के लोग अगर लगाएंगे तो मैं नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, हो सकता है। हाँ। और उन्होंने ये भी बोला हमारी सरकार एक सेकंड को फ्री में लगवाएंगे। अच्छा, नहीं, हो सकता है मैंने गलत सुना हो सकता है आपने। एक बार फिर सुन लीजिए, फिर से आता हूं मैं आपके पास। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अभी भी कोई कंफ्यूजन है डॉक्टर आशुतोष? हाँ, आप सुनिए, उन्होंने क्या कहा, जो बीजेपी लगवाएगी उसका वैक्सीन।
उन्होंने ये बोला। फिर से सुनाओ। अरे जाओ भाई, एक सेकंड फिर से चलाइए, एक बार फिर से चलाइए। अभी भी डॉक्टर साहब नोटिस नहीं कर रहा। एक बार आखिरी बार और चलाइए मैं प्लीज। सब नोटिस कर रहा हूं गौतम जी। नहीं, बीजेपी का वैक्सीन क्या होता है सर, ये समझा दीजिए मुझको। बीजेपी, जिन्होंने कहा बीजेपी वाले लोग जो लगा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि मैं अगर उनको इतनी परेशानी होती तो नहीं, बीजेपी के लोग जो लगा रहे हैं, एक तो बीजेपी के लोग, क्या ये आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर लगाने वाले हैं क्या? यही ड्राई रन हुआ है क्या? डॉक्टर साहब को यही जानकारी मिली है क्या? एक दूसरे, ये डॉक्टर हैं क्या, इनको नहीं मालूम वैक्सीनेशन कौन करता है? अभी बता रहे थे कि डॉक्टर को सलाम कीजिए, प्रधानमंत्री को नहीं। अब इनको नहीं मालूम क्या कि वैक्सीनेट करने का काम कौन करेगा? और एक बार फिर से सुना दीजिए कि वैक्सीन किसकी है, क्या बता रहे हो, सुनाइए जरा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ये आखिर वाली लाइन सुनी है आपने डॉक्टर आशुतोष? बिल्कुल सुनिए। उसके पहले वाली लाइन आपने सुनी रमेश गौतम जी? नहीं सुनी ना, वो आपने स्किप कर दी होगी, वो आपके कान में नहीं गई होगी। डॉक्टर आशुतोष, सुविधा, सूटेबिलिटी ना, सूटेबिलिटी आपको सूट करता है, यू आर सिटिंग हियर एज अ, नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब कि आपके अलावा किसी को कंफ्यूजन नहीं है। यहां एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये कंफ्यूजन होगा, और देखने वालों को भी कंफ्यूजन नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। अब रोहित चहल के पास जाता हूं। रोहित चहल, देखिए दिनेश जी, पहले तो मैं एक एक करके, नहीं, एक बात आप ये देखिए, एक बात आप ये भी देखिए कि विपक्ष के लोग, भले ही वो विपक्ष के लोग हैं, लेकिन इसी देश के लोग हैं। ये ट्रस्ट डेफिसिट इतना क्यों है कि एजेंसीज की, कंपनीज की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बनाई हुई वैक्सीन को वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, और ये क्यों कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग लगाएंगे, और डॉक्टर आशुतोष जैसे लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? देखिए दिनेश जी, ये अपमान जो है ये डॉक्टरों का है, ये अपमान साइंटिस्टों का है, जिन्होंने, भारतीय साइंटिस्टों ने मेहनत करके, डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट मेहनत करके, फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने जो मेहनत की, उतना अपमान करने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और मुन्ना भाई, अभी आपकी आवाज म्यूट है, एक समय में एक आदमी बात करता है, प्लीज अभी बोलिए नहीं, उम्मीद क्या करेंगे? जैसे इनके नेता है मुन्ना भाई, वैसे इनके डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर, उनको क्या पता है वैक्सीन का भैया? उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। मौलाना जी कर रहे हैं ताली और थाली, सर ताली और थाली डॉक्टर्स के बजाई थी, उनके सम्मान के लिए बजाई गई थी। आप तो कहते हैं रूहानी किताब आएगी, उससे वायरस चला जाएगा। अब आप उस मुद्दे को छेड़ रहे हैं जो दुनिया जानती है कि ताली थाली क्यों बजाई गई थी। अब आप इसको बोलकर अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए अतीकुर रहमान साहब। लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूं। इन रेटिंग्स के बीच, इन तमाम कामों के बीच, इस मेहनत काम के बीच, इतने बड़े देश में वैक्सीनेशन का जो काम शुरू किया जाने वाला है, ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? आशुतोष जैसे लोग ये जस्टिफाई करने में क्यों लगे रहते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? यकीनन दिनेश भाई, देखिए, जब मिसिस गांधी कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा उठाती थी और वाजपेयी जी को और मिसिस गांधी को हम साथ में देखते थे, तो तमाम हिंदुस्तानियों का, हमारा सीना गर्व से फूल जाता था कि देखिए, ये हमारी राजनीति है कि ऑपोजिशन को बराबर की स्पेस दी जा रही है एक रूलिंग पार्टी द्वारा। तो जो ये ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो रही है, इसका जवाब रोहित जी आपको देना पड़ेगा। और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो आप क्रिएट करते जा रहे हैं, और ये जनता ने जवाब दिया 2019 चुनाव के अंदर। एक सेकंड अतीकुर रहमान साहब, एक सेकंड, इससे पहले रोहित चहल के पास जाऊं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये ट्रस्ट डेफिसिट विपक्ष में दिखाई देता है, और विपक्ष के क्या चुनावों के समय क्या स्थिति है वो भी हम देख रहे हैं। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जनता में नहीं है, जनता तो बीजेपी के लिए ज्यादा वोट कर रही है, हम ये देख रहे हैं। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट ऑपोजिशन क्यों अच्छी चीजों में भी खराबियां देख, क्या ये कहीं पूर्वाग्रह तो नहीं है, जॉइंटिस जाइज के साथ तो नहीं देखा जा रहा है चीजों को? नहीं दिनेश जी, 30 सेकंड में बोलना चाहूंगा। बोलिए, आप ही बोल रहे हैं। ये दिनेश भाई, देखिए, जितने भी बड़े काम प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लिए, कहीं पर से भी आप बता दीजिए एक उदाहरण जहां पर उन्होंने ऑपोजिशन को साथ में लेके कदम से कदम चलकर बात की हो कि ये ऑपोजिशन लीडर्स हमारा साथ दे रहे हैं। हर लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, हर एक बड़ा कदम मोदी सरकार का चैलेंज क्यों होता है? चलिए, कोर्ट को आप उनका टाइम खराब करते हो। क्विकली चहल, रोहित चहल से जवाब लेते हैं। रोहित चहल, आप बोलिए। आप बीच में आप बोल रहे थे लेकिन हम सुन नहीं रहे थे, म्यूट थे आप, बोलिए। दिनेश जी, देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए, ट्रस्ट की जहां तक बात है, हाल ही में डीडीसी के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर जैसे स्थान पे भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और ये अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वालों के मुंह पे तमाचा मारे। हैदराबाद जैसी स्थिति में, ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं, चाहे वो असम में हुए, चाहे जयपुर में हुए, ये ट्रस्ट भरोसा मोदी जी के ऊपर है।
लेकिन कुछ विपक्षी लोग हैं, मोदी जी तो लगातार सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था, आपने भी नहीं सुना, अतीकुर रहमान साहब ने भी नहीं समझा, काम कर रहे हैं। विपक्ष की पार्टियों के साथ ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों, बड़े मुद्दों पर, देश हित के मुद्दों पर भी वो साथ आकर एक बोर्ड में खड़े हुए दिखाई क्यों नहीं देते? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। ये तो लेकिन मौलाना हजीक और गीता जी के पास बहुत देर से नहीं गया हूं, मैं जरा गीता जी के पास जाकर ये समझ लूं। गीता जी, क्या ये बात सही है कि कुछ चीजों में विपक्ष को साथ में लेकर भरोसा पैदा करके जैसा चला जाना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है? बेशक ये रेटिंग्स और बाकी काम ठीक, गवर्नेंस के मामले में चीजें ठीक जा रही हैं। देखिए दिनेश जी, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उन सभी निर्णयों में संसद के द्वारा जो है बिल पास होते हैं, उससे में कई सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं और उन कमिटीज में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके सदस्य उसके भाग होते हैं और वो जो अपनी रिपोर्ट रिकमेंडेशन जो देते हैं उसके आधार पर ही कोई निर्णय या कोई बिल आगे लाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो संवैधानिक तरीका है उसमें बिल्कुल जितने भी दल है उन सबका जो सहयोग लिया जा रहा है, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कई जो राष्ट्रहित के जो विषय हैं, मुद्दे हैं, उन पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वह उसके साथ खड़ा क्यों नहीं दिखाई देता। चलिए ठीक है, मौलाना हजीक खान, क्विकली एक बहुत महत्वपूर्ण खबर बतानी है फिर आप सबको। नहीं है। अरे मोदी देखिए, देश के प्रधानमंत्री सारे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। अरे रोहित जी सुनो तो जरा, बात यह है कि सब संसद में आप कोई बिल पास कर रहे हैं तो विपक्ष को अपने साथ लेके अगर आप उन बिलों को पास करते तो ये सुप्रीम कोर्ट का वक्त खराब नहीं होता, ना आपके कोई भी कानून को कोई चैलेंज कर सकता था। हम मुसलमानों ने, मोदी जी ने 3 तलाक पर कानून पास कर दिया, हमने मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला दे दिया, 142 आर्टिकल 142 में जाकर। ये खबर सुन लीजिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, और अगर ये स्क्रीन के अलावा आप चाहें तो ट्विटर पर अखिलेश यादव के ऑफिशियल हैंडल पर देख लीजिएगा। बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच पर भरोसा नहीं है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव का ये ट्वीट है कि हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, लेकिन भाजपा वाली वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच पर, भाजपा की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप सी पड़ी रही है। हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगाएगी। और अभी वक्त होता तो आशुतोष जी के पास एक बार मैं फिर से जाता, हालांकि वो फिर से जस्टिफाई करते इसको, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सबके सामने हैं, और जो सामने है, आंखों के सामने है, कानों में सुनाई दे रहा है, वो जाहिर है उसे एक हद से ज्यादा चीख कर बोल कर बताने की आवश्यकता नहीं होती। आप सब जानते हैं कितना दूध है, कितना पानी है। अड़ी आज के लिए इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।